केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में आज सबसे पहले बात अमेरिका की, जहां दोस्ती और साझेदारी की बातें बहुत पीछे छूटती दिख रही हैं और टकराव खुलकर सामने आ गया है। जिस अमेरिका को यूरोप का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था, उसी अमेरिका के खिलाफ आज उसके अपने दोस्त खुलकर बोल रहे हैं। खबर यह है कि ग्लोबल मंच से यूरोपीय नेताओं ने एक सुर में ट्रंप की आर्थिक धमकियों और दबाव वाली राजनीति पर आपत्ति जता दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो ट्रंप को इशारों में गुंडा तक कह दिया। ट्रंप ने मैक्रो की चैट्स ट्रुथ सोशल पर क्या डाली, मैक्रो आर पार के मूड में आ गए हैं। खुलकर कहा है कि अगर अमेरिका व्यापार को हथियार बनाएगा तो यूरोप भी जवाब देने के लिए तैयार है। यूरोपीय नेताओं का कहना है कि ट्रंप के फैसले दुनिया में अनिश्चितता बढ़ा रहे हैं। नियमों और समझौतों को नजरअंदाज करने का असर अब ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता दिख रहा है और यही वजह है कि कनाडा से लेकर यूरोप तक ट्रंप की कार्यशैली पर नाराजगी सामने आ रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप का ये मनमाना रवैया अमेरिका को अकेला करने वाला है? क्या वेस्टर्न कंट्रीज में अब भरोसे की कमी आ गई है? और अगर ये खाई और गहरी हुई तो इसका असर क्या होगा? डिटेल इस पर आपको देने वाले हैं। दूसरी खबर अमेरिका और ईरान के बीच उस टकराव की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वॉशिंगटन से उठी आवाज अब तबाही के इशारे जैसी लग रही है। ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने कूटनीति की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। शब्दों में कहीं संयम नहीं है, बल्कि सीधी धमकी दिखाई देती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि अगर उन पर कोई खतरा पहुंचा तो जवाब सिर्फ जवाब नहीं होगा, पूरा खेल खत्म करने की बात कही जा रही है। इससे पहले ईरान ने भी आक्रामक संकेत दिए थे। तेहरान ने साफ कहा था कि उसके नेतृत्व की तरफ बढ़ा कोई भी हाथ बख्शा नहीं जाएगा। यानी दोनों तरफ से जुबान इतनी तेज हो गई है कि पीछे हटने की गुंजाइश कम होती जा रही है। क्या अमेरिका को ईरान की तरफ से किसी बड़े हमले की आशंका है? क्या इसीलिए ट्रंप पहले से ही किसी जवाबी कार्रवाई का माहौल बना रहे हैं? इस पर भी डिटेल देने वाले हैं। तीसरी खबर पाकिस्तान की है, जहां कुर्सी पर बैठे लोगों ने मुल्क को मजाक बना दिया है। जिस देश के रक्षा मंत्री का काम सरहदों की हिफाजत करना होना चाहिए, वो आज दुनिया के सामने एक फर्जी दुकान का फीता काटते नजर आए। और मामला एक ग्लोबल ब्रांड का है जिसे खुद कंपनी ने सिरे से नकार दिया। उसने साफ कह दिया कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। यानी रक्षा मंत्री ने जिस दुकान का रिबन काटा वो असली नहीं थी, नकली निकली। जब एक देश के रक्षा मंत्री की बार बार ट्रोलिंग हो तो कौन उसे गंभीरता से लेगा? वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात अमेरिका और यूरोप के बीच खिंची तलवारों की करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां दावोस के मंच से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सदी की सबसे बड़ी जंग का ऐलान कर दिया गया है। यूरोपीय देशों ने एकजुट होकर ट्रंप को सबक सिखाने की कसम खा ली है। दावोस के मंच पर कैसे ट्रंप की क्लास लगाई गई, पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा दें। तस्वीर देखिए, जहां ट्रंप का विस्तारवाद, ये जो बीमारी है, इसका इलाज करने के लिए यूरोपीय देशों ने भी हथियार उठा लिए हैं। कल तक दोस्ती का गीत गुनगुनाने वाले यूरोपीय देश आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं और यूरोप वर्सेस अमेरिका के बीच का ये बैटल ग्राउंड बन गया है ग्रीनलैंड। मतलब ग्रीनलैंड को बचाने के लिए यूरोपीय देशों ने एक नया गठबंधन बना लिया है और अब यह हमला कितना खतरनाक होने वाला है, आपको जरा तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी इस खतरे को भांप चुके हैं और यही वजह है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की तरफ से इस तरह की तस्वीरें जारी की गई हैं, जहां ये मैसेज देने की कोशिश है कि अगर यूरोप ने हमला किया तो जवाब करारा मिलेगा।
If you attack the United States of America, we will crush you without mercy. That's why we named the former Department of Defense the Department of War. 7 American B-2 bombers dropped the 14 30,000-pound each bombs on Iran's key nuclear facility. Nicolas Maduro had his chance. He effed around, and he found out. देखिए, एक तरफ ग्रीनलैंड बैटल ग्राउंड बना हुआ है तो वहीं दावोस जुबानी जंग का मैदान बन गया है। लेकिन इस मैदान में पहुंचने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का विमान हवा में तो उड़ा, लेकिन जमीन पर हलचल तेज हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का विमान दावोस के लिए उड़ा तो वहीं अमेरिका के अंदर सायरन बजने लगे। सायरन बजने की सबसे बड़ी वजह थी वो तकनीकी खराबी जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप के विमान को वापस वॉशिंगटन लौटना पड़ा। लेकिन शायद वैश्विक सुरक्षा के लिए ये ठीक था, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप दावोस पहुंच जाते तो यूरोपीय देशों ने उनकी सीधी भिड़ंत उनके साथ हो सकती थी। कम से कम तस्वीर यही बता रही थी। दावोस के लिए निकलने से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पूरे अहंकार के साथ विमान पर सवार हुए थे और उन्होंने दबाव बनाने के लिए साफ कह दिया था कि अमेरिका विश्व में सबसे ज्यादा कमाई कर रहा है, अब अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर है। यह बयान शायद यूरोपीय देशों के नेताओं के लिए एक धमकी जैसा था। आप सुनिए। I believe it'll be very successful. The trip, the country's never done better. We have $18 trillion plus coming in. We've never had anything like it, and no country has had anything like it. Prices are way down. Gasoline now is $1.99 in a lot of places, and frankly, nobody's seen anything like this. So it's really good. डोनाल्ड ट्रंप धमकी के साथ दावोस के लिए रवाना तो हुए, लेकिन उनका प्लेन ही खराब हो गया। और अगर प्लेन खराब ना होता तो दावोस में उनका कैसा स्वागत होता, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दावोस से कुछ ही दूरी पर स्थित ज्यूरिख में डोनाल्ड ट्रंप का जमकर विरोध किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ट्रंप आपका स्वागत नहीं है। दिलो दिमाग में सिर्फ डॉलर चल रहा है। ये वो डॉलर है जिसने ट्रंप को दुनिया का दुश्मन नंबर 1 बना दिया, चाहे वो छोटे देश हो या शक्तिशाली देश। सभी ने ट्रंप की टशनबाजी को लेकर एक सुर में साफ कर दिया है कि एनफ इज एनफ। ट्रंप ने अपने 1 साल के कार्यकाल में दुश्मनों की फौज खड़ी कर दी। ट्रेड वॉर से लेकर ग्राउंड वॉर तक ट्रंप हर चीज को एक वीडियो गेम की तरह खेल रहे हैं। वेनेजुएला के अंदर घुसकर वहां के राष्ट्रपति मदुरो को उठाकर लाने के बाद ट्रंप ने कहा था कि वो इसे एक टीवी शो की तरह देख रहे हैं। अब इसे सनक कहा जाए, इसे दादागिरी कहा जाए, इसे बड़बोलापन कहा जाए, जो भी कहा जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध कराकर ही दम लेंगे। ट्रंप की अब तक की कहानी ये बताती है कि वो दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर ला चुके हैं। ईरान हथियारों को धार देने में जुटा है। ग्रीनलैंड में यूरोपीय देश अपनी सेना उतार रहे हैं, तो वहीं ट्रंप सभी वैश्विक संस्थाओं को ताक पर रखकर वो फैसले ले रहे हैं जो शायद उन्हें नहीं लेने चाहिए। लेकिन मानव अधिकार की उच्च चोटियों पर बैठकर ज्ञान बघाड़ने वाले कुछ लोग भी आज मुंह सिलकर बैठे हैं। ट्रंप की दादागिरी पर इंटरनेशनल कोर्ट का डंडा भी अब दुम दबा लेता है। लेकिन ट्रंप की सनक का समाधान भी दुनिया ने ढूंढ लिया है। कल तक खुद को दोस्त बताने वाले यूरोपीय देशों ने भी ट्रंप की सनक को समझ लिया है। दुनिया समझ चुकी है कि ट्रंप के लिए न दोस्त न भाई, सबसे बड़ा सिर्फ डॉलर है। जहां पर डॉलर बरसेगा
डोनाल्ड ट्रंप वहीं डांस करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो पहले कभी दोस्त हुआ करते थे वो दुश्मनों में तब्दील होते दिखाई दे रहे, और ये सब कुछ हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। हुआ क्या है दावोस में, चलिए पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं, आपको बताते हैं। ट्रंप ने अपनी हरकतों के चलते यूरोपीय देशों से दुश्मनी मोल ले ली है। इस दुश्मनी को लेकर उन्होंने खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। दावोस के मंच से यूरोपियन यूनियन के बड़े नेताओं ने एक सुर में ट्रंप की आलोचना की, और यह पहली बार होगा। टैरिफ धमकियों पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने जोरदार हमला बोला। मैक्रों ने साफ कहा कि यूरोप ट्रंप के सामने झुकने के मूड में नहीं है, सब साथ खड़े हैं। मैक्रों ने कहा कि अगर अमेरिका टैरिफ से डराने की कोशिश करेगा, जो हथियार यूज करते हैं ट्रंप उस पर कहा, तो यूरोपियन यूनियन भी अपना ट्रेड बजूका इस्तेमाल करेगा। अब मैक्रों ने कह दिया कि हम गुंडों से ज्यादा सम्मान पसंद करते हैं। मैक्रों ने ट्रंप की उन नीतियों की भी आलोचना की है जो दुनिया को अराजकता की ओर ले जा रही हैं। इमैनुअल मैक्रों ने खुलकर कहा है, उन्होंने अमेरिका के ग्रीनलैंड के विवाद को बेवकूफाना बताया है, बहुत ही बेवकूफी वाला कदम बताया है। मैक्रो का ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को यूएन का विकल्प मानने से भी सीधा इनकार सामने आ चुका है। दावोस हॉल में उस दौरान सन्नाटा छा गया जब मार्क कार्नी ने ट्रंप पर हमला किया। कनाडा के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने ट्रंप को लेकर कहा कि ट्रंप अपना उल्लू सीधा करने की फितरत जो लेकर आए उस पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कार्नी ने कहा कि अगर महाशक्तियां पावर के लिए नियमों को छोड़ देंगी तो लेन देन से मुनाफा हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा, ये कार्नी कह रहे थे। कार्नी ने चेतावनी दी कि ट्रंप जिस तरह नियम कायदों की कब्र खोद रहे हैं उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का अंत हो सकता है। कार्नी चेतावनी दे रहे थे। दावोस में यूरोपीय नेताओं की एकजुट बयानबाजी ने अब माहौल गर्म कर दिया है, और अब ट्रंप इस बयानबाजी का कैसे जवाब देते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत उत्साहित रहते हैं, कुछ भी बड़बोलेपन में बोलने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए दावोस से यूरोपीय नेताओं ने एक एक करके बड़ी बात कही है, और जब उनको हम आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप के खिलाफ खड़े होने का मन बना लिया। आपको सुनवा रहे हैं उन नेताओं का बयान। But we do prefer respect. लेकिन हम गुंडों के प्रति सम्मान को तरजीह देते हैं। हम साजिशवाद की बजाय विज्ञान को तरजीह देते हैं, और हम क्रूरता की बजाय कानून के शासन को तरजीह देते हैं। हमारे पास एक ऐसा स्थान है जहां कानून का शासन और भविष्यवाणियता अभी भी खेल का पूरा नियम है, और मेरा अनुमान है कि यह बाजार द्वारा काफी हद तक कम कीमत पर आंका जा रहा है। यूरोप जैसा स्थान होना जो कभी कभी निश्चित रूप से बहुत धीमा है और जिसे निश्चित रूप से सुधार की जरूरत है, लेकिन जो भविष्यवाणीय है, वफादार है, और जहां आप जानते हैं कि खेल का नियम सिर्फ कानून का शासन है, यह एक अच्छी जगह है। और इस महाद्वीप के केंद्र में हम मानते हैं कि हमें और अधिक विकास की जरूरत है, हमें इस दुनिया में और अधिक स्थिरता की जरूरत है, लेकिन हम गुंडों के प्रति सम्मान को तरजीह देते हैं। हम साजिशवाद के बजाय विज्ञान को तरजीह देते हैं, और हम क्रूरता के बजाय कानून के शासन को तरजीह देते हैं। And we do prefer rule of law to... भू राजनीतिक तनाव और भू आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण यूरोपीय संघ को अपने साझेदारों के साथ मिलकर एक जवाब देना आवश्यक है। हमारे जवाब यथार्थवादी और सिद्धांतवादी होने चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्देशित हों। कोई भी देश दूसरे देश के क्षेत्र पर कार्रवाई करने या कब्जा करने का अधिकार नहीं रखता, न तो यूक्रेन में, न ग्रीनलैंड में, न ही दुनिया में कहीं भी। आर्कटिक संप्रभुता के मुद्दे पर हम ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ दृढ़ता से खड़े हैं, और ग्रीनलैंड के भविष्य को तय करने के उनके अनूठे अधिकार का पूर्ण समर्थन करते हैं। नाटो के अनुच्छेद 5 के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है, अडिग है। मैं इसे ऐसे शब्दों में कहूंगा जो आप समझ सकें। मिस्टर प्रेसिडेंट। दावोस से यूरोपीय नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जुबानी जंग शुरू कर दी, तो वहीं ट्रंप की टीम के मेंबर गोविन न्यूसम ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग घुटनों के बल झुक रहे हैं, इनके घुटनों के लिए एक पैड लाना होगा। आप सुनिए जरा। Take this complicity. People rolling over. I should have brought a bunch of knee pads for all the world leaders. And I hope people understand how pathetic they look on the world stage. I mean, at least from an American perspective, it's embarrassing. दावोस में जहां ट्रंप की टीम के लोग यूरोपीय नेताओं के गुस्से का सामना कर रहे हैं, तो वहीं वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप विश्व का नया नक्शा खींचने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार वो शायद सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि बात अब भारत के हितों पर आ चुकी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की गिद्ध वाली नजर अब भारत के पड़ोस पर पड़ चुकी है।
ट्रंप ने हिंद महासागर के द्वीप डियागो गार्सिया पर अपनी गिद्ध नजरें गाड़ दी हैं। और क्या इस द्वीप को भी वो ग्रीनलैंड समझने की भूल कर रहे हैं? और क्या इस द्वीप के जरिए भी ट्रंप के B-2 बॉम्बर्स अब उड़ते दिखाई देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अब इसको लेकर, डियागो द्वीप को लेकर भी ट्रंप अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। इससे पहले ग्रीनलैंड को लेकर कह चुके हैं, कनाडा को लेकर कह चुके हैं, और अब डियागो की बात कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, डियागो को लेकर भी अब आंखें तरेर रहे हैं, लेकिन ये भारी पड़ने वाला है क्योंकि ये भारत के पड़ोस की बात है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए थोड़ी डिटेल आपको इस पे दे देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। ट्रंप दुनिया में अमेरिका का दबदबा बढ़ाने के नाम पर मनमानी कर रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को वो बकवास बता रहे हैं, उन्हें धता बताते हुए कुछ भी कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत के पड़ोस में डियागो गार्सिया द्वीप पर भी अब नजर गड़ा ली है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ब्रिटेन की चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की योजना की कड़ी आलोचना उन्होंने की है, और इस ट्रंप ने पूर्ण कमजोरी और बड़ी मूर्खता उनकी तरफ से इसे करार दिया गया है। हालांकि ट्रंप ने भारत का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन भारत ने इसे यूके मॉरिशस समझौते का समर्थन किया है और मॉरिशस को क्षेत्र प्रबंधन में भारत मदद भी कर रहा है। डियागो गार्सिया चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, आप ये जान लीजिए, और 1960 के दशक से ब्रिटेन और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा भी है। मई 2025 में यूके और मॉरिशस के बीच इसको लेकर समझौता हुआ था। इसमें चागोस की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी गई थी, लेकिन डियागो गार्सिया पर 99 साल का लीज ब्रिटेन को मिला और ट्रंप शासन ने पिछले साल इस समझौते का समर्थन किया था, लेकिन अब ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए इसे कमजोरी बता दिया है। भारत ने मॉरिशस के डीलोकलाइजेशन के प्रयासों का समर्थन किया है। भारत ने मॉरिशस को $68 करोड़ का पैकेज भी दिया है। भारत हिंद महासागर को अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है और उसी हिसाब से काम करता है, और यहाँ मिलिटराइजेशन का विरोध भी करता रहा है हिंद महासागर में। तो भारत इसको लेकर बहुत सीरियस है, और अगर ट्रंप सोच रहे हैं कि वो भारत के पड़ोस पर नजर डालेंगे और ये संभव हो पाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम कर दिया है कि ये अब नामुमकिन है कि ट्रंप सोचे कि उन्हें डियागो चाहिए और उन्हें मिल जाए। क्योंकि आपको बताएं कि दावोस का वही मंच है जहां पर भारत को लेकर यूरोपियन यूनियन के देश ये कह रहे हैं कि हम सब साथ मिलकर, भारत के साथ मिलकर ट्रंप को सबक सिखाएंगे, अमेरिका को सबक सिखाएंगे। सुनिए जरा। After Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe, with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. तो सुना आपने, अब भारत के साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन तो बड़ी प्लानिंग कर रहा है, तो अमेरिका के जो ख्वाब है उनका क्या होगा? क्या वो धरे के धरे रह जाएंगे? चलिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड के चक्कर में ट्रंप ने सिर्फ यूरोपीय देशों को ही नाराज नहीं किया है, बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स को भी धक्का मार दिया है। ट्रंप की बेवकूफी के बाद यूरोपियन देशों ने अब भारत पर भरोसा जाहिर किया है। आने वाले कुछ हफ्तों में भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट डील्स होने वाली हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने बड़ा बयान दिया, अभी हमने आपको सुनवाया। उन्होंने भारत के साथ अपकमिंग डील्स को लेकर बड़ी बात कही है, बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स का ट्रेलर लेकर भारत आने की बात कही है। उर्सुला वॉन ने दावोस के मंच से यह ऐलान किया है, और ये ऐलान दुनिया का आर्थिक नक्शा पूरी तरह से बदल सकता है। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते भारत की यात्रा पर जाने वाली वॉन ये कह रही हैं कि हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते की कगार पर हैं भारत के साथ। वास्तव में कुछ लोग इसे अब मदर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं। ये बात उनकी कही गई है। ये सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं है, बल्कि महाकवच है, और ये महाकवच भारत और यूरोप के 2 अरब लोगों को एक साथ जोड़ेगा। ये पूरी दुनिया की जीडीपी का लगभग 25% होगा। अनुमान है कि 27 जनवरी को इंडिया यूई समिट में, यूरोपियन यूनियन समिट में एक बड़ा फैसला होगा। भारत और यूरोप का साथ आना चीन के लिए भी बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ा झटका है। यूरोप
अब अपनी सप्लाई चेन बदल रहा है। भारत को अपना सबसे बड़ा और भरोसेमंद पार्टनर बनाना चाहता है यूरोप। कम से कम ये जो कदम है ये तो यही दिखा रहा है। लेकिन अब आप ये समझिए कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, और बाकी देशों को, चाहे अमेरिका की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, उनके लिए ये कितना बड़ा झटका है। इन तमाम पहलुओं को हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लियेन ने ये कहा है कि भारत और यूरोपियन यूनियन आने वाले समय में मदर ऑफ ऑल डील्स करने जा रहे हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है वो जाहिर है कि विश्व के सबसे बड़े ट्रेड डील्स में एक होगा। और ये जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये जो डील अगर होती है तो ये पूरे विश्व की 25% जीडीपी को कवर करेगा। देखिए, यूरोप के साथ ट्रंप की दोस्ती टूट चुकी है, तो वहीं ईरान के साथ अब उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी एक सबसे बड़ी जंग में बदलने वाली है। और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप को मौत का डर सता रहा है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना को तैयार कर चुके हैं। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना का रुख मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया है। कल भी हमने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका का सबसे खतरनाक अब्राहम युद्धपोत मैदान में उतर चुका है और अमेरिका के इन हथियारों को ईरान तक पहुंचने में 1 हफ्ते से भी कम का समय लगेगा। लेकिन ईरान भी ट्रंप की इस जंगी जिद का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान की तरफ से इस तरह की वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, जो भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। और देखिए, ट्रंप के लिए खतरा कम होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ईरान के लड़ाके भी ट्रंप से अपना बदला लेने के लिए तैयार हैं। आप इराक के लड़ाकों को देख रहे हैं तस्वीरों में, जहां ईरान के साथ युद्ध जैसे हालात हैं, वहीं इराक के भी लड़ाके मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। इनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों इराक की लड़ाके जंग की तैयारी करते दिख रहे हैं। और देखिए, इन्हीं खतरों को देखते हुए ट्रंप किस तरह डर में जी रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको देते हैं कि कैसे घिर गए। अमेरिका की ओर से ईरान को सबसे घातक धमकी दी गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को सीधे सीधे चेतावनी दी है। कहा है कि अगर ईरान ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अमेरिका ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। यह बयान दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के दौरान आया है। इससे पहले भी ट्रंप अपने सलाहकारों को आदेश दे चुके हैं कि अगर उनके ऊपर हमला हुआ तो ईरान को खत्म कर देंगे। इससे पहले ईरान की तरफ से भी ट्रंप को चेतावनी दी गई थी। ईरानी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ने ट्रंप को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि खामनेई पर कोई आक्रामक हाथ बढ़ा तो हम न सिर्फ हाथ काट देंगे बल्कि दुनिया को आग में झोंक देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये जो डर है यूं ही नहीं है, बल्कि तस्वीरें बताती हैं कि ईरान की तरफ से कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की, जहां खामनेई के समर्थन में उतरे लोगों ने कहा था कि ट्रंप पहले एक बार तो हमले से बच गए थे, लेकिन इस बार ये गोली नहीं चूकेगी। از همدان عبور کرده که از اعضای کومله که پایگاهشون در شمال عراق است. तस्वीर ये आप देख रहे हैं उस दौरान की है जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरा चुनाव लड़ने वाले थे और उससे पहले वो सभाओं में पहुंचे थे, तो एक गोली उनके कान के पास से निकली थी और उसके बाद वो बॉडीगार्ड्स हैं उन्होंने घेर लिया था। ये वही तस्वीर है जो लेकर निकले हुए हैं ये प्रदर्शनकारी। और बात सिर्फ सड़क तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ईरान की संसद में भी डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ट्रंप के नारे लगाए गए। आप सुनिए जरा। در منطقه بگویم که اشتباهی محاسباتی نکنید که پشیمانی سودی نخواهد داشت. ईरान से ट्रंप को जान की धमकी दी जा रही है, लेकिन एक सच तो ये भी है कि ईरान के अंदर प्रदर्शनकारियों की जान ली जा रही है। इंटरनेट शुरू होते ही ऐसी तस्वीरें सामने आने लगती हैं। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आप गौर से देखिए। जैसे इंटरनेट शुरू होता है तुरंत तस्वीरें आ जाती हैं। बस बस बस
देखिए, खामनेई आम युवाओं पर तो गोली चलवा रहे हैं, हमने आपको तस्वीर दिखाई है, लेकिन इसी सरकार के नेताओं के बच्चे कैसे मौज उड़ा रहे हैं, आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, जहां खामनेई सरकार के नेताओं के बच्चे महंगी महंगी चीजों के साथ शो ऑफ कर रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और वहीं जो आम लोग हैं उन पर गोलियां चलवाई जा रही हैं। और यही तस्वीरें देखने के बाद अब ईरान के आम लोगों का गुस्सा परवान पर चढ़ चुका है। पूरी कहानी क्या है, डिटेल्स आपको दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, ईरान में अभी भी छुटपुट हिंसक प्रदर्शन जारी है। इंटरनेट कभी बंद तो कभी चालू किया जाता है। इंटरनेट चालू होते ही कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाई गई, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। कुछ तस्वीरें हाल की हैं तो कुछ पुरानी भी। इसी बीच देश के अमीर बच्चों की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। ये देश की सत्ता पर काबिज नेताओं के बच्चे हैं, जिनकी तस्वीर हमने यहाँ लगाई भी है, जो जंगी माहौल के बीच भी अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश जल रहा है, क्या हो रहा है। ये बच्चे महंगी गाड़ियों के साथ शो ऑफ कर रहे हैं। देश में हिंसक हालात हैं, लेकिन रईसजादे खुश दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें वायरल होने के बाद जनता में बहुत आक्रोश है। जनता खामनेई शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और उन्हें लग रहा है कि ये चल क्या रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जहां आपको बताएं कि स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है ट्रंप का प्लेन। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेंगे। देखिए, दावोस में यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने खूब बातें उनके लिए बोल दी हैं। अब यूरिक पहुंच चुके हैं और दावोस में जो इंटरनेशनल फोरम चल रहा है, इकोनॉमिक फोरम, उसका हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। अब डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं, दूर होने वाले यूरोपियन देशों को लिए क्या संदेश लेकर आते हैं, क्या अड़ियल रवैया रखते हैं या कोई जवाब देते हैं या मेंडअप करने की कोशिश करते हैं, उन तमाम चीजों पर नजर रहने वाली है। क्योंकि स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। नाटो देशों के साथ बढ़ती दूरियां, और उस बीच यूएस के राष्ट्रपति का यहां विमान लैंड होना, इससे पहले तकनीकी खराबी के चलते विमान वापस चला गया। ज्यूरिक एयरपोर्ट पर लैंड हो गया है विमान डोनाल्ड ट्रंप का। देखिए, पहले ये विमान तकनीकी खराबी के चलते लैंड नहीं हो पाया था, वापस चला गया था। उस दौरान यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने बहुत नाराजगी दिखाई है, खुलकर बोला है बहुत सारे नेताओं ने। और सबसे ज्यादा ये जरूरी हो जाता है कि अब जब मुलाकात होगी नाटो के देशों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की, तो जो संबंधों में खटास आई है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। क्या मेंडअप करने की कोशिश करेंगे, बातें बनाने की कोशिश करेंगे, या जैसे मनमर्जियों वाले बयान देते हैं उसी तरह की बयानबाजी उनकी जारी रहेगी। क्योंकि अगर बयानबाजी जारी रहती है तो दूरी और बढ़ेगी, खाई बढ़ती जाएगी और फिर कुछ भी हो सकता है। और ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं ट्रंप। दावोस में इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही है, जिसका हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। विमान में तकनीकी खराबी आई, इससे पहले लैंड नहीं हो पाए, और उसके बाद अब लैंड हुए हैं। दूसरी बार ये विमान उनका पहुंचा है, पहले बीच रास्ते से लौटना पड़ा। तो ये जो तस्वीरें हैं, अब इसके बाद जो बातचीत का दौर शुरू होगा, उसमें क्या बातचीत होती है, क्या कोई रास्ता निकल पाता है, क्या दोस्ती बढ़ती है, प्रगाढ़ता बढ़ती है। क्योंकि दोस्ती जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल नाटो देशों और अमेरिका के बीच। तो चलिए, क्या बोलेंगे ट्रंप, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। जो पाकिस्तान हर दिन दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है, कभी अपने आतंकवाद की वजह से तो कभी अपनी भूखमरी के हालातों की वजह से ये देश दुनिया भर में चर्चा का विषय बनता है। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। पाकिस्तान के मंत्री ने सिर्फ एक पिज्जा के लिए अपनी भद पिटवा ली। खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अंत तक बने रहिएगा। अब दुनिया भर में उनकी कैसे छीछा लेदर हो रही है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, तस्वीर देखिएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इन दिनों अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए नहीं, बल्कि पिज्जा स्लाइस की वजह से ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। मामला सियालकोट का है, जहां मंत्री जी बड़े उत्साह के साथ एक नए पिज्जा हट आउटलेट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब खुद असली कंपनी ने इस आउटलेट को फर्जी करार दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर मंत्री जी को जमकर ट्रोल किया गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जो कुछ भी बोल देते हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं होता। अब डिफेंस स्ट्रैटेजी का तो उन्हें कुछ पता नहीं होता। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, किस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई थी। अब वो एक जगह पर पहुंच गए, एक आउटलेट का उद्घाटन करने। फीता तो काट दिया, लेकिन साहब ये नकली था। और जो ओरिजिनल आउटलेट है पिज्जा हट, आप देखिए उसकी तरफ से एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया। मतलब गजब मखौल उड़ा इनका।
तो देखा आपने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की ऐसी अतरंगी हरकतें, ऐसी बेवकूफ़ी सामने आई है। दुनिया भर में उनकी थूथू बार बार होती है। सबसे पहले आप जरा ये तस्वीरें देख लीजिए जिसमें पाकिस्तान साइकिल से चांद पर पहुंच गया। आपको याद होगा जब भारत ने वो मिशन पूरा किया था तो उसके बाद ये तस्वीरें आई थी। दूसरी तस्वीर में पाकिस्तानी जवान पैराशूट से एक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट को सलामी देने आता है, लेकिन उन्हीं के ऊपर ही लैंड हो जाता है। चीफ गेस्ट इतनी शानदार सलामी को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और डर के मारे सीट छोड़कर भाग खड़े होते हैं। तो ये मुल्क ऐसी अतरंगी हरकतें, ऐसे बेवकूफाना हरकतें करता रहता है, कोई नई बात नहीं है। अब थोड़ा रक्षा मंत्री ने किया है तो इससे लग रहा था कि शायद वो थोड़ा मैच्योरिटी दिखाएं, लेकिन है तो पाकिस्तान के ही रक्षा मंत्री, ना क्या करेंगे। और ऐसी ही हरकत अब ख्वाजा आसिफ ने भी कर दी है। उन्होंने अपने पद तक की गरिमा नहीं रखी है और नकली पिज्जा हट का शुभारंभ कर दिया। लेकिन इस फर्जी आउटलेट के उद्घाटन पर पिज्जा हट का क्या बयान आया है, चलिए आपको बता देते हैं विस्तार से, क्योंकि हमने आपको दिखाया तो था कि एक लंबा नोट जारी किया गया, लेकिन क्या कहा गया उसमें जान लीजिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की अब दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है। आप अगर ट्विटर खोल के देखेंगे, एक्स खोल के देखेंगे तो वायरल है उस समय। ख्वाजा आसिफ ने पिज्जा हट आउटलेट का उद्घाटन किया। सियालकोट के पिज्जा हट के उद्घाटन वाली तस्वीरें अब वायरल हुई हैं। तो आप सोचिए वो जो वायरल हुई हैं तस्वीरें, उसमें आप देखेंगे कि वो पहुंचते हैं बहुत उत्साहित से, जैसे पता नहीं किस चीज़ का उद्घाटन करने जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ है। रक्षा मंत्री हैं और पिज्जा हट का उद्घाटन कर रहे हैं। अगर असली भी पिज्जा हट का उद्घाटन कर रहे थे तब भी हैरानी होनी चाहिए कि इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा व्यक्ति इतना फारिग है वो आदमी कि वो जा रहा है और पिज्जा हट का उद्घाटन कर रहा है। और हैरानी तब हुई जब जिस पिज्जा हट का वो उद्घाटन कर रहे थे वो असली नहीं था। इन्हीं के दावों की तरह, इन्हीं की बातों की तरह सब कुछ नकली था। अब अपने हुक्मरानों से इंस्पायर्ड होगा तो पाकिस्तान की पोल खुल गई और उसकी थूथू अब होने लगी है। पिज्जा हट कंपनी ने, जो ओरिजिनल कंपनी है, उसने इस आउटलेट को पूरी तरह से फर्जी बता दिया है। पिज्जा हट ने कहा है कि इस आउटलेट से उसका कोई लेना देना नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। पिज्जा हट ने ब्रांड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। कंपनी ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। ट्रेडमार्क के दुरुपयोग पर तत्काल कार्रवाई की मांग भी रखी है। कंपनी के मुताबिक पाकिस्तान में उसके कुल 16 आउटलेट्स हैं। इनमें से 14 लाहौर और 2 इस्लामाबाद में। सियालकोट में एक भी आउटलेट नहीं है। जिसका उद्घाटन करने गए थे वो फर्जी है। पिज्जा हट के बयान के बाद ख्वाजा आसिफ अब ट्रोल हो रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि ये बेवकूफ़ हम पर थोपे गए। अब वो भी कहेंगे उनकी मजबूरी है, रक्षा मंत्री जब ऐसी हरकतें करें तो कौन गंभीरता से लेगा। तो पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि बेइज्जती की आदत पड़ गई है। जब तक दुनिया भर में उसका मजाक नहीं उड़ता, उसका पेट नहीं भरता। अभी हाल ही में दुनिया भर के सामने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की पानी उनको होना पड़ा था। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीरें तुर्कमेनिस्तान की हैं, जहां शहबाज शरीफ 40 मिनट तक 40 मिनट्स पुतिन का इंतजार करते हुए कुर्सी पर अकड़कर बैठे रहे, जैसे कोई भिखारी दरवाजे पर खड़ा हो और दरवाजा कोई खोल ही ना रहा हो। पुतिन ने भी आराम से टाइम दिया, वो पहुंचे ही नहीं। वहीं स्विट्जरलैंड में भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के दौरान मुनीर शहबाज की खूब फजीहत हुई। कटोरा लेकर पाकिस्तान दावोस में निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पश्तून और सिंधी समूहों ने पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान की कब इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, कब वो दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं। देखिए, पाकिस्तान यूएन में आतंकियों के बचाव की कोशिशों पर बार बेनकाब हो चुका है। यूएन में पाकिस्तान को आतंकवाद का स्पॉन्सर तक कहा जा चुका है। FATF की ग्रे लिस्ट में आने के बाद भी वो साबित कर रहा है कि वो आतंकी नर्सरी नहीं है। सऊदी ने 24,000 पाकिस्तानी नागरिकों को भीख मांगने के आरोप में डिपोर्ट किया था। ये भी ऐतिहासिक था। मुस्लिम ब्रदरहुड वाला देश अपने ही ब्रदरहुड के लोगों को रवाना कर रहा है। मतलब ये पाकिस्तानी अपने भीख मांगने को, जो इनकी आदत है, वो मुल्क के लिए भीख मांगने को मजबूर हैं। बाहर भी इनका यही हाल रहता है। UAE और अजरबैजान ने भी पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया था। लंदन में पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी की कार को चेक किया गया कि कहीं इसमें विस्फोटक तो नहीं है, इमेज ही ऐसी बना रखी है। तो दुनिया में पाकिस्तान के नेताओं पर शक किया जाता है कि कहीं इनके पास बम तो नहीं है। इस तरह की इमेज दुनिया भर में मुल्ला मुनीर और शहबाज की कितनी भी किरकिरी हो जाए, वो सुधरेंगे नहीं। ना ही अपनी नापाक हरकतों से वो बाज आएंगे, न ही पाकिस्तानी हुक्मरानों पर कोई असर पड़ेगा। और उनकी शह पर लश्कर का एक और आतंकी मुल्तान में तैयार किया जा रहा, आतंकी अड्डा तैयार किया जा रहा है। दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद इस जगह पर देखा गया है। वो खुलेआम घूम रहा था, नई आतंकी इमारत की नींव रख रहा है। तस्वीरें देखिए, उसने बाकायदा दुआ मांगी है
और निर्माण कार्य की शुरुआत कराई। ये तस्वीरें बताती हैं कि मुनीर शहबाज इन आतंकियों के हाथों पूरी तरह से बिक चुके हैं और इनकी कठपुतली बन चुके हैं। देखिए, एक तरफ जहां हाफिज सईद नए आतंकी अड्डे पर दुआ पड़ता दिखा, दूसरी तरफ उसका गुर्गा सैफुल्लाह कसूरी आतंकियों की सभा बुलाता दिखाई दिया है। भारत में दहशतगर्दी फैलाने की प्लानिंग है इनकी। एकेडमिक कन्वोकेशन की आड़ में अंडर ट्रेनिंग वाले आतंकियों के लिए सेरेमनी का आयोजन किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये अलग अंदाज में, देखिए कन्वोकेशन की बात है, लेकिन ये सिर्फ कोशिश दरअसल यही है कि ये कन्वोकेशन के बहाने जो ट्रेंड आतंकियों की फौज में ट्रेनी आतंकी डाल रहे हैं, उनके मन में जहर घोल सकें। तो आप समझ लीजिए कि लश्कर के आतंकी मुनीर की शह पर किस तरह से नए सिरे से अब आतंकी फौज बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उस काम में लग चुके हैं। चलिए थोड़ी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं, आपको बताते हैं हो क्या रहा है। पाकिस्तान में नए आतंकी अड्डे का इस्तेमाल करने की तैयारी चल रही है। खुलेआम पाकिस्तान में आतंकी सभाएं हो रही हैं। छोटे बच्चों को जिहाद के लिए भड़काया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इनका इस्तेमाल सीमा पार घुसपैठ के लिए किया जाएगा। युवाओं का कट्टरपंथीकरण, हथियार, पैसा, लॉजिस्टिक सपोर्ट सब कुछ खड़ा किया जा रहा है। भारत में हमलों से अस्थिरता पैदा करने की इनकी साजिश है, उसके लिए ये काम कर रहे हैं। सॉफ्ट टारगेट पर हमलों की योजना है। मकसद इनका है डर का माहौल बनाना और सांप्रदायिक तनाव पैदा करना। भारत की सुरक्षा व्यवस्था की रेकी कर रहे हैं। सैन्य ठिकानों की जानकारी निकालने की कोशिश में इन्हें पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये जो नई खेप तैयार की जा रही है, दरअसल उसका मकसद यही है कि कैसे ये जो आतंकी सरगना है, इनका जो सब कुछ ढह गया ऑपरेशन सिंदूर में, उसे वापस खड़ा किया जाए और नए सिरे से भर्तियां की जाए, नए बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें शामिल किया जाए। देखिए, एक तरफ मुनीर आतंकियों के साथ मिलकर साजिशें रच रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की सेना अपना दमखम दिखा रही है, शौर्य का परचम लहरा रही है और दुश्मनों को चेतावनी दे रही है कि अगर कोई हरकत की तो इस बार छोड़ेंगे नहीं, मिटा देंगे। पाकिस्तान साजिशों का जाल बुन रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की तरक्की देखकर अपना सर भी पीट रहा है। भारत और यूएई के रिश्तों को देखकर कैसे मुल्ला मुनीर को सुई चुभ रही है और वो इस्लामिक कार्ड खेल रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। भारत में मध्य पूर्व के सबसे अमीर देशों में शुमार यूएई के क्राउन प्रिंस दौरा करने आए तो पाकिस्तान को मानो मिर्ची ही लग गई। महज 3.5 घंटे की यात्रा में भारत यूएई के रिश्तों ने वो ऊंचाई छुई जिसके बारे में शहबाज शरीफ ने सोचा भी नहीं होगा। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा भले ही छोटी थी, लेकिन इसका नतीजा पाकिस्तान की कल्पना से कहीं बड़ा है। पाकिस्तान 20 अरब डॉलर के सपने देख रहा है। भारत और यूएई के रिश्तों से पाकिस्तान बिलबिला गया। 200 अरब डॉलर के टारगेट ने दुनिया को चौंका दिया। पीएम आवास तक की यात्रा और महज 1.5 घंटे की बैठक में जो फैसले लिए गए वो पाकिस्तान को सदमे में डालने वाले हैं। तभी तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार जरा भी इंतजार नहीं कर पाए और सऊदी के विदेश मंत्री को फोन लगाकर तभी बात करने लगे जब यूएई के क्राउन प्रिंस भारत में थे। यूएई भारत की डील के तुरंत बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संकेत दिया है कि पाकिस्तान सऊदी के बीच रक्षा संबंधों का दायरा बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम एकजुट हो, मुस्लिम बाहुल्य देश मिलकर एक रक्षा ढांचा तैयार करें ताकि उभरते खतरों का मिलकर मुकाबला किया जा सके। भारत यूएई के बीच हुए समझौतों ने मुनीर शहबाज की नींद उड़ा दी है। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र को लेकर डील हुई, एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सहयोग पर बात हुई, एलएनजी पर 10 साल का दीर्घकालिक समझौता हुआ है, एआई और डेटा सेंटर साझेदारी पर बात बनी है, जिसके बाद से पाकिस्तान में हलचल तेज है। भारत की तरक्की देख अब ये मुल्क साजिशों के तार बुनने में लग चुका है। मुनीर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, लोगों को दीन का नाम लेकर भड़का रहा है, आतंकियों के साथ मीटिंग्स कर रहा है, लश्कर जैश के आतंकी अड्डे बनवा रहा है, लोगों को वाटर जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत के खिलाफ मुनीर साजिशों का जाल बुन रहा है, उसका सबूत देखिए। कैसे खुलेआम लश्कर आतंकी हाफिज सईद खुद आतंकी अड्डों की नींव डाल रहा है, धुआं पड़ रहा है। ये वही अड्डा है जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, युवाओं को दहशतगर्दी की तरफ ढकेला जाएगा,
लेकिन ये आतंकी चाहे कितनी भी साजिशें क्यों न रच लें, इनका अंजाम तय है। भारत इनकी कब्र खोद चुका है। इनकी एक गलती और पूरा आतंकिस्तान तबाह हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, जहां दुनिया भर में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है, वहीं युवराज मेहता की मौत ने सबकी रूह को हिलाकर रख दिया। एक हंसता खेलता नौजवान अब सिर्फ याद बन चुका है। लोगों के जहन में सिर्फ सवालों का अंबार है। सवाल कानून से है, सवाल सिस्टम से है और अब तो सवाल बिल्डर से भी है। युवराज मौत के बाद परिवार सच के पीछे भाग रहा है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ग्रेटर नोएडा में हुए हादसे के 6 दिन पूरे हो गए हैं। जिस तरह एक 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हुई, वो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना को सीएम योगी ने इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। मगर अभी इस बीच मृतक युवराज के पिता राजकुमार मेहता ने सीएम योगी से मिलने की इच्छा भी जाहिर की है। हमने उनसे अपनी इच्छा भी जाहिर की, अनुरोध किया है कि एक बार योगी जी का भी दर्शन हो, दिल को तसल्ली हो जाए। इसके लिए हमने उनसे आग्रह किया है और शर्मा जी आए हैं, शर्मा साहब, और उन्होंने सारी उचित कार्रवाई, उचित सहयोग का आश्वासन दिया है। तो सरकार की तरफ से हम आश्वस्त हैं कि हमें सही सहयोग मिलेगा, उचित दिशा में। देखिए, युवराज के पिता सीएम योगी से क्यों मिलना चाहते हैं, उनसे मिलकर क्या बात करना चाहते हैं, आपको जानकारी ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, युवराज की मौत के बाद से परिवार बेसहारा हो गया। युवराज के पिता आरोपियों को सजा दिलाना चाहते हैं। पिता राजकुमार ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। युवराज के पिता ने कहा कि हम सीएम योगी से मिलना चाहते हैं। सीएम योगी से मिलकर हमें मन की शांति मिलेगी। सरकार की ओर से हमें आश्वासन दिया गया है कि सही दिशा से उचित सहयोग मिलेगा। योगी सरकार हमारे बेटे को इंसाफ दिलवाएगी, इसका भरोसा उनके पिता जाहिर कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी की जांच जारी है। सीन रिक्रिएशन की भी तैयारी की जा रही है। एसआईटी लगातार युवराज के परिवार वालों और पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है। डीएम मेधा रूपम को सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन वो सवालों से भाग रही है। तो देखिए, सिस्टम को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इसी सिस्टम ने युवराज को मौत के घाट उतार दिया। वो कौन कौन लोग हैं जो युवराज की मौत के जिम्मेदार हैं, आपको जरा समझाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, किस किस ने मारा, ये जान लीजिए। सबसे पहला नाम है नोएडा पुलिस प्रमुख लक्ष्मी सिंह का। नोएडा पुलिस ने उस रात तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया, ये सवाल है। ये बड़ा सवाल है, और अगर तत्काल एक्शन होता तो युवराज जिंदा होते। इंजीनियर पानी में तड़पता रहा और पुलिस तमाशबीन बनी रही। सेक्टर 150 में बार बार हादसों के बाद भी पुलिस बेखबर रही। और दूसरा नाम है डीएम मेधा रूपम का। यह आपदा प्रबंधन विभाग की प्रमुख है। युवराज को मौके पर जरूरी मदद नहीं पहुंचाई गई। 90 मिनट तक युवराज मदद मांगता रहा, चिल्लाता रहा। आपदा प्रबंधन ने बचाव की रस्सी तक नहीं फेंकी। वहीं नोएडा अथॉरिटी के सीईओ भी इसके लिए जिम्मेदार है। रोड, नाले और विकास की पूरी जिम्मेदारी इनकी है। घटनास्थल पर दीवार या फिर साइन बोर्ड क्यों नहीं लगा, रिफ्लेक्टर्स क्यों नहीं लगे? हादसा हो गया और अथॉरिटी पूरी तरह सोती रही। तो युवराज की मौत देखिए सिस्टम की वजह से हुई, और इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। माफी मांगी जाएगी, जांच की जाएगी, उससे हल नहीं निकलने वाला। और यहां रुक रहे हैं प्रहार में एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।